Assalamu alaikum. Today we are going to discuss past paper scenarios of neurophysiology ब्लॉक 6. ठीक है, तो इसके अंदर हम सिनेरियोज डिस्कस करेंगे. जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. ठीक है, इसमें स्ट्रोक के सिनेरियोज हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट वाला भी है, ये भी हम डिस्कस करते हैं. उसके अलावा कुछ सिनेरियोज हैं जिनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे सेरिबेलर लीजन का कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटेंशनल ट्रेमर्स. अगर आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे सिम्टम्स हैं, इंटेंशनल ट्रेमर्स नज़र आ गए हैं तो वो सेरिबेलर लीजन होगा. अगर आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, यानी पेशेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड स्टिल हैव ट्रेमर्स, तो फिर उसको जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ होगी, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ में रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं. ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है. उसके अलावा एक और डिजीज़ है हंटिंगटन्स डिजीज़. हंटिंगटन्स डिजीज़ में भी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी मसल ट्विचेस होते हैं, टोन इंक्रीज़ हो जाती है, टोन डिक्रीज़ भी हो सकती है. लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो है डिमेंशिया और किसी लीजन में नहीं होता. ठीक है, एक होता है वो मैं बताती हूँ. तो आपके पास हंटिंगटन डिजीज़ में अगर मसल मूवमेंट्स हैं इरेगुलर और साथ में ये सारा सिनेरियो है, तो साथ डिमेंशिया होगा, तो फिर आपने उसको हंटिंगटन्स डिजीज़ कर देना है. ठीक है, और हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर गाबा सिक्रीटिंग और एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स का डैमेज होता है, और इसके अंदर डिमेंशिया इसकी जो है वो स्पेसिफिक फीचर है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्लूवर-बुची सिंड्रोम आता है. ये पास पेपर्स में कभी आया तो नहीं है, बट ऐसी कि उसमें बाय द नेम पूछा जा सकता है. ठीक है, तो क्लूवर-बुची सिंड्रोम में अमिगडाला की इंजरी होती है, अमिगडालर लीजन होती है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि पेशेंट जो है बच्चों जैसा बिहेव करता है. लाइक ही कैन ईट एनीथिंग वट एवर ही विल फाउंड. और उसके अलावा उसकी जो इंक्विजिटिव नेचर होती है और क्यूरियस होता है हर चीज़ के बारे में, किसी चीज़ से डरता नहीं है. तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं, ये क्लूवर-बुची सिंड्रोम में होते हैं. और बाकी ट्रैक से रिलेटेड आएंगे, उसमें आपको सेंसेशंस बताई होंगी कि ये सेंसेशन लॉस्ट है, आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रैक लेबल करना होगा. उसके अलावा ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम है, यहाँ पर भी आया हुआ है, और बाय द नेम. ठीक है, उसमें सिनेरियो भी आ जाता है और वो बाय नेम भी आ जाता है, और एनाटमी में भी आया हुआ है. ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल सिनेरियोज हैं जो कि आते हैं. So let's start. First scenario is about a 68 years female, a known diabetic from last 25 years, had a stroke after which she developed hemiplegia on her right side. ठीक है, यानी अगर उसको राइट साइड पर हेमीप्लेजिया हुआ है तो पहली बात कि मसला लेफ्ट साइड में है, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल मस्कुलर कंट्रोल होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इस्कीमिया इन दिस केस? यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. लेफ्ट सेरिब्रल में ही होगा, बट जहाँ पर हमारे पास इस्कीमिया हुआ है दैट इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी. वो मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि जो मोटर एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया, उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी जो मेजर है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, तो इसलिए मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगा. वट इज़ द अच्छा गिव द अफेक्ट्स शी इज़ गोइंग टू डेवलप जस्ट आफ्टर द अटैक. तो चाहे ब्रेन का कोई स्ट्रोक हो या स्पाइनल शॉक हो, किसी भी तरह की इंजरी हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो वेरी इनिशियली क्या होता है, दोनों के फंक्शंस डिप्रेस हो जाते हैं. तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. ठीक है, और हमारे पास जो जितने भी सीएनएस के फंक्शन है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, और हमारे डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस हैं वो भी डिमिनिश्ड होंगे. तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये स्पाइनल शॉक की हेडिंग में बुक में भी लिखा हुआ है, तो वो इधर भी हो जाएंगे सेरिब्रल शॉक के केस में. ये वाला आंसर इस पर आप रिलाई नहीं कीजिएगा, ये इररेलेवेंट लिखा हुआ है. व्हाट फीचर शी वुड डेवलप आफ्टर 3 वीक्स ऑफ स्ट्रोक. उसके ये जो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं कि उसका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डैमेज हो सकती हैं. ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि एक तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइट ऑफ इंजरी जो है इस तरह के स्ट्रोक में मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, दैट सप्लाइज मिड पोर्शन ऑफ वन ब्रेन हेमिस्फीयर. फॉर इंस्टेंस, तो अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हुई है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पर, द पर्सन इज लाइकली टू बिकम ऑलमोस्ट टोटली डिमेंटेड बिकॉज ऑफ लॉस फंक्शन इन वर्निकी स्पीच कॉम्प्रिहेंशन एरिया इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड he or she can also becomes unable to speak words because of loss of Broca's area for word formation. तो ये भी हो सकता है. In addition, loss of function of neural motor control areas of the left hemisphere can contain spastic paralysis of most muscles on the opposite side of the body. Spastic paralysis हो सकता है जिसकी वजह से उसको हेमीप्लेजिया भी हो रहा है. In a similar manner, blockage of a posterior cerebral artery, अब वो दूसरा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर posterior cerebral artery का ब्लॉकेज हुआ हो तो it will cause infarction of occipital pole of hemisphere इन द सेम साइड एज द ब्लॉकेज, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है. ठीक है, और इन द हाफ ऑफ रेटिना ऑन द सेम साइड, क्योंकि आपको पता है उसमें हाफ सेम साइड से फाइबर्स आए होते हैं, हाफ अपोजिट साइड से आए होते हैं, तो दोनों आंखों का एक एक विजुअल फील्ड जो है वो लॉस हो जाएगा. स्पेशली डेवस्टेटिंग आर स्ट्रोक्स दैट इन्वॉल्व द ब्लड सप्लाई टू द मिड ब्रेन बिकॉज दिस अफेक्ट कैन ब्लॉक नर्व कंडक्शन. ये इररेलेवेंट बात है, हमारे अकॉर्डिंग रेलिवेंट है. अगर आपके पास इधर नहीं आपसे डायग्नोज हो रहा कि कौन सी आर्टरी का डैमेज है, तो आप लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसे इन्होंने लिखा है ये लिखकर आप दोनों को थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर दें कि अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी का हुआ होगा विच इज़ मोर कॉमन, तो ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, और अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का हो तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं. ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है 3 वीक्स ऑफ स्ट्रोक के बाद वाला केस. 3 वीक्स ऑफ स्ट्रोक के बाद वाले केस में जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट के वो सिर्फ उस एरिया के अकॉर्डिंग होंगे जहाँ पर डैमेज हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन होगी. बाकी जो जैसे मैंने बताया कि शॉक वाली कंडीशन थी, अनकॉन्शियस था, वो रीगेन हो जाएगी, कॉन्शियसनेस वो ठीक हो जाएगा, बट वो फंक्शन जो वो ब्रेन का पोर्शन जो डेड हो गया है ड्यू टू दैट इस्कीमिया वो वर्क नहीं करेगा, बाकी सारा ब्रेन नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा. ठीक है,
सो नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं. 25 years old housewife accidentally touched a very hot stuff for with her right hand while cooking. She immediately removed her hand from it due to very sharp pain. Trace the pathway of this pain from the skin of her right hand to the nervous system with the help of a flow chart. तो इसमें आपने फ्लो चार्ट बताना है, और ये शार्प पेन है, ये फास्ट पेन है, तो आपने फास्ट पेन का ट्रैक बताना है विच इज़ द न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है. अब यहाँ पर फ्लो चार्ट बताया है कि पेन रिसेप्टर से बात शुरू हुई है. फ्री नर्व एंडिंग जिसके रिसेप्टर्स होते हैं, फिर ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं जो कि लेकर जाते हैं सेंसरी सेंसेशन, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और लेमिना 1 to लेमिना मार्जिनालिस में स्पाइनल कॉर्ड के ये जाकर साइनेप्स करते हैं. वहाँ से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एज न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे असेंड करता है. रेटिकुलर फॉर्मेशन में कुछ फाइबर जाते हैं, बट 90% ऑफ फाइबर्स गो टू थैलेमस और थैलेमस के वेंट्रोबेजल न्यूक्लियस में. उसके बाद थैलेमस से वो होते हुए सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड अदर बेजल एरियाज ऑफ ब्रेन में चले जाते हैं. तो ये हमारे पास पूरी पेन पाथवे की ट्रेसिंग थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एनाल्जेसिया सिस्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड ब्रीफली स्टेट हाउ पेन सुप्रेशन अकर्स बाय दिस मैकेनिज्म. तो इसमें आपने एनाल्जेसिया सिस्टम लिखना है. गाइटन में पूरे एक पेज का पूरा लिखा हुआ है, आप उसको समराइज करके यहाँ पर लिख सकते हैं. इसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है. नेक्स्ट सिनेरियो है a 75 years old male. अच्छा, draw the topographical presentation of body parts on the Brodmann area 4 of cerebral cortex. Brodmann area 4 कौन सा होता है हमारे पास, ये देखें, मोटर कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. तो आपने उस पर ड्रॉ करना है ह्यूमनक्लस. तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सेंसरी भी और मोटर भी. ठीक है. 75 years old male teacher by profession complains of resting tremors. अब resting tremors आ गया, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था ये क्या होगा, पार्किंसन का होगा. अब आपके जहन में एक डायग्नोसिस बन गया. बाकी अब आपने जो स्टेटमेंट है वो रीड करनी है और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है. Of left hand which disappear when he looks at the hand and concentrate. He also has extreme difficulty to start walking which is akinesia, और ये भी पार्किंसन का ही फीचर है. And eventually when he manages to walk he has to take very small steps to avoid falling. फॉलिंग नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास ये भी पार्किंसंस का ही फीचर होता है. तो डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, पार्किंसंस डिजीज़ है. ठीक है, ये डायग्नोसिस लिखा हुआ है. और विच पार्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया सिस्टम इज डैमेज इन दिस कंडीशन. तो हमारे पास जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिनर्जिक फाइबर्स आ रहे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बेसल गैंग्लिया के, जिसकी वजह से हाइपरटोनिया भी हो जाता है, क्योंकि ये इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं जो आ रहे होते हैं, और ये ख़त्म हो जाएं तो एक्सेसिव मसल जो है वो टोन हो जाती है. एक अनीजिया होता है, स्टार्ट नहीं होती मूवमेंट. इंटेंशन ट्रेमर्स की बजाय यहाँ पर रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं. अब आपने बताना है कि इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे इस डिजीज़ के. तो अच्छा, मैं आपको वर्बली इसकी पैथोफिजियोलॉजी और फीचर्स बता देती हूँ. तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि जो हमारे पास कॉर्डिएट और पिटामिन न्यूक्लियस होते हैं बेसल गैंग्लिया के, वो डोपामीन अच्छा, जो कॉर्डेटर पिटामिन हमारे पास न्यूक्लियस होता है बेसल गैंग्लिया में, वो इनहिबिट हो रहा होता है एक्चुअली बाय द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय द फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा. तो जब वो फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं तो कॉर्डेट और पिटामिन अपने इनहिबिटरी इफेक्ट से बाहर निकल जाते हैं एंड दे बिकम ओवर एक्टिव एंड दे बिकम ओवर फाइव, जिसकी वजह से दे कॉज कंटिन्यूस आउटपुट ऑफ एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू द कॉर्टेक्स दस लीडिंग टू रिजिडिटी ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल मोटर कंट्रोल सिस्टम. तो दी सिग्नल्स कुड ओवरली एक्साइट मैनी और ऑल ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिजीज़ की क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. पूरे बॉडी के मस्कुलेचर में आपको रिजिडिटी मिलेगी, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स और रेस्टिंग ट्रेमर्स मिलेंगे, सीरियस डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स जो कि यहाँ पर भी बताया गया विच इज़ नोन एज एकाइनेसिया. पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी जिसकी वजह से फॉल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, इसको हम इम्पेयर्ड पॉस्चरल रिफ्लेक्सेस कहते हैं. और डिस्फेजिया होता है इनएबिलिटी टू स्वेलो. स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गेज डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और फिटीग हो सकता है. इस सिनेरियो में ट्रीटमेंट नहीं पूछी गई, बट कुछ सिनेरियोज हैं जिनमें ट्रीटमेंट भी पूछी जाती है, जिसमें हमारे पास इसके ट्रीटमेंट में हम एल डोपा देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं. इसके अलावा ट्रांसप्लांटेड फीटल डोपामीन सेल्स, ये लिखा हुआ है गाइडन के अंदर, एंड बाय डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ फीडबैक सर्किटरी. तो ये इस डिजीज़ के जो हैं वो फीचर्स हैं. उसके बाद है अनदर सिनेरियो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज इनकम्प्लीट, ये इसका सिनेरियो है. 69-year-old मैन इज इवैल्यूएटेड फॉर 5-month हिस्ट्री ऑफ ट्रेमर ऑफ द राइट आर्म एंड हैंड व्हेन दीज आर एट रेस्ट. तो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं. फर्स्ट चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए, दैट इज पार्किंसंस डिजीज. द पेशेंट इज मैरिड एंड हैज 2 sons. देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ neurological disease. On physical examination the patient is adult and his facial expression is rather blank or unchanging. Vital signs are normal. रिजिडिटी है राइट आर्म में, 4 हर्ट्ज रेस्टिंग ट्रेमर है राइट आर्म में, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस और सेंसरी एग्जामिनेशन इसकी नॉर्मल है. आर्म स्विंग इज डिमिनिश्ड स्पेशली ऑन द राइट एंड इज वॉकिंग पेस इज स्लो. तो आपने डायग्नोसिस बताना है, तो आपका डायग्नोसिस पार्किंसंस डिजीज़ ही है. तो उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी बतानी है आपने और ट्रीटमेंट बतानी है. तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन में ये सारा आपको बता चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, क्लिनिकल फीचर्स भी और ट्रीटमेंट भी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज नॉट अ सिनेरियो. Let's move on to the next scenario. A 55 years old man develops tremor which increase when he tries to do any voluntary action. That is not resting tremor, that is intentional tremor. He also has difficulty in maintaining balance, postural imbalance है.
और बैलेंस सेरिबेलर डिजीज में भी डिस्टर्ब होता है, पार्किंसन में भी डिस्टर्ब होता है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज डिक्रीज मसल टोन, लेकिन यहाँ पर मसल टोन कम होती है, वहाँ रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेरिबेलर लीजन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड इन दिस कंडीशन? देयर इज द सेरिबेलम। आपने 4 अदर क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटीज़ बतानी है जो कि इस पार्ट में लीजन की वजह से आती हैं। तो सेरिबेलर लीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें डिस्मेट्रिया है, 8 एक्सियल डिस्मेट्रिया और पास पॉइंटिंग एक ही है, जिसमें आपको एक पॉइंट दिया गया होता है, आपने वहाँ तक फिंगर लेके जानी है, और यूजुअली इस डिजीज़ का पेशेंट नहीं लेके जा सकता, वो उसको शूट कर उसको उस पॉइंट को शूट कर देता है, उस पॉइंट को मिस कर देता है और उसकी फिंगर आगे या पीछे रह जाती है, वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं जा पाता। डिसहेडोकोकाइनेसिया होता है कि जब रैपिडली हम कोई मूवमेंट करवा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट जैसे प्रोनेशन और सुपिनेशन है, तो उस पेशेंट से रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। डिसआर्थरिया है कि वो बोल नहीं पाएगा, इंटेंशन ट्रेमर्स होंगी, सेरिबेलर निस्टैग्मस होगा यानी वाइब्रेशन होगी आई बॉल्स की। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ आई बॉल होता है निस्टैग्मस। हाइपोटोनिया है, एस्थेनिया बुक में नहीं लिखा हुआ, और गेट आपकी डिस्टर्ब होती है। फंक्शंस क्या हैं? अच्छा, इसमें पूछा गया है फंक्शन क्या है ब्रेन सेरिबेलम का। तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। वेस्टिबुलर सेरिबेलम बैलेंस और आई मूवमेंट्स को रेगुलेट करेगा। स्पाइनो सेरिबेलम लिम्ब मूवमेंट्स को और बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और एंटिसिपेटरी एक पूरा प्लान बनाता है। Cerebrocerebellum, it involved in planning and initiation of movement. It has purely cognitive functions as well. C से याद रख लें, C से cerebrocerebellum, C से cognitive functions भी होते हैं इसके। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो है a 20 years old medical student got a needle stuck into his skin while trying to open a 5cc disposable syringe. He immediately felt a sharp pain followed by a dull pain sensation. Trace the complete pathway from skin to cerebral cortex of these two types of pain. यानी पहले आप फास्ट पेन का बताएंगे, फिर आप स्लो पेन का बताएंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिजनर्स कॉर्पसल्स विद मैकल्स डिस्क। तो ठीक है, पहले आपने पूरा एक फ्लो चार्ट में फास्ट पेन को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और फिर आप एक फ्लो चार्ट में स्लो पेन को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और उनका पाथवे आपने बताना है। पाथवे का जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, और पाथवे का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। क्योंकि जो स्लो पेन होती है, अगर आपने मेरा लेक्चर लिया उस चैप्टर का फिजियोलॉजी का, तो मैंने पूरा एक डिफरेंस हैंड रिटन स्लो पेन और फास्ट पेन का दिया है, आप वो डिफरेंस भी एग्जैक्टली इधर लिख सकते हैं। उसके बाद है मीजनर्स कॉर्पसल्स और मैकल्स डिस्क। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मीजनर्स कॉर्पसल लाइट टच के लिए होते हैं और मैकल्स डिस्क प्रेशर और डीप टच के लिए होते हैं। दे आर लोकेटेड नियर द सर्फेस ऑफ स्किन एंड दे आर लोकेटेड ऑन द बेसल लेयर ऑफ स्किन, और ये मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होते, और ये होते हैं, और बोथ आर इनकैप्सुलेटेड। उसके बाद है next scenario, a 55 years old man develops tremor in his hand when he tries to do any voluntary action. ये भी cerebellar lesion का है क्योंकि intention tremors है, उसको बैलेंस मेंटेन करने में भी डिफिकल्टी होती है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज डिक्रीज मसल टोन, तो cerebellum है, वही क्वेश्चन है, अगेन रिपीट हुआ है सारा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। Next question है, a 64 years old male known hypertensive and diabetic patient from last 2 to 3 years suddenly became unconscious and fell while he was working in his garden. He was rushed to the emergency room. On neurological examination he was paralyzed on the left half of the body. अब ये stroke का scenario है। What is the difference between hemiplegia and hemiparesis? Hemiplegia होता है पूरी ही paralysis हो जाना, बिल्कुल इमोबाइल हो जाना। हेमीपरेसिस होता है पार्शियल वीकनेस होती है हाफ साइड ऑफ द बॉडी की, दोनों में ही हाफ साइड इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है एनलेस 6 फीचर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एज सीन इन दिस पेशेंट आफ्टर सम वीक्स ऑफ द अटैक। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के फीचर्स बताने हैं आपने। तो अपर, यहाँ पर उन्होंने पूरा डिफरेंस दिया हुआ है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लो मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या डिफरेंस होता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स बंद हो जाती हैं तो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, क्योंकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है एक्चुअली वो नर्व जो उस ऑर्गन तक जा रही होती है, उस मसल तक जा रही होती है, वो ख़राब होती है। इसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, इसमें ए रिफ्लेक्सिया, इसमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, इसमें बेबिंस्की साइन नेगेटिव होता है, या प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मल होता है। एब्डोमिनल क्रोमेस्टेरिक रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, इसमें वो इन दोनों केसेस में लॉस होते हैं। इसमें कोई वेस्टिंग नहीं होती बिकॉज स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, इसलिए मसल वेस्टिंग भी पाई जाती है। बाकी इसमें फैसिकुलेशंस होती हैं, इसमें नहीं होती, और मसल टोन इसमें कम हो जाती है, इसमें ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू स्पास्टिक एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में क्या फ़र्क है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Rigidity of paralyzed muscle is called spasticity is the sign of upper motor neuron lesion. जो एक मसल आपको सख्त थोड़ा सा लग रहा है ना, उसको हम स्पास्टिसिटी कहते हैं सिंपल वर्ड्स, और वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का साइन होता है, ठीक है। और रिजिडिटी क्या होती है? स्टिफनेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स, दोनों में ही रिजिडिटी होती है एक्चुअली, बस कॉज का डिफरेंस है। उसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, इसमें लोअर बेसल गैंग्लिया का लीजन होता है, और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लास 9 रिजिडिटी, कॉगविल रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी एंड डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, ये बुक में एक्सप्लेन की हुई है, यू कैन गो एंड चेक देयर। अगला सिनेरियो है हमारे पास, 55-year-old आर्टिस्ट विजिट द फैमिली फिजिशियन, ही फाइंड डिफिकल्ट टू होल्ड हिज पेंट ब्रश एंड स्टडी वाइल पेंटिंग, यानी वो पेंट करते हुए उसका हाथ वाइब्रेट करता है।
अच्छा, उस ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड द पेन, यानी होल्ड करते हुए उसको डिफ़िकल्टी होती है। एग्जामिनेशन रिवील्ड रिजिडिटी ऑफ लिम्स एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स उन्होंने बता दिए हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ है, आपने डिजीज़ बतानी है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स और ड्रग्स क्या हैं, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट सिनेरियो पर मूव ऑन करते हैं। ये भी सेम है, इसमें भी रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, इनिशिएटिंग मूवमेंट्स में उसको डिफिकल्टी हो रही है, बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा, रिजिडिटी है, रेस्टिंग ट्रेमर्स है अगेन। उसके बाद है पेशेंट 55 ईयर्स ओल्ड विद हेमीप्लीजिया कंसल्ट फिजिशियन हु डायग्नोस्ड हिम टू हैव अपर मोटर न्यूरॉन लीजन गिव द फीचर्स ऑफ दिस डिजीज। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ अपर मोटर के लिखने हैं, इधर सिर्फ कंपैरिजन के लिए ये दूसरा भी दिया हुआ है। अच्छा, ये अगेन पार्किंसंस डिजीज़ का सिनेरियो है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में डिजनरेशन हो रही है, क्या डिजीज़ होगी, कौन सा इम्बैलेंस ऑफ विच हार्मोन इज़ द कॉज ऑफ दिस डिजीज़, तो डोपामीन है। एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर लिखना चाहिए था और आपने फीचर्स बताने हैं इस डिजीज़ के, ठीक है, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है A 67-year-old man visits his neurologist and complains that it is extremely difficult for him to stand up standing position, sitting position or start walking from standing position, यानी akinesia, difficulty in initiating movements। उसको उसके बाद वो कह रहा है ट्रेमर्स भी हैं फिंगर्स के, which disappear when he starts doing something, means resting tremors हैं। तो कंडीशन क्या है, अगेन पार्किंसंस डिजीज इतनी बार आया हुआ है कि अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। कॉज क्या है, तो अच्छा वो कह रहे हैं कि akinesia की कॉज क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं। द akinesia that occurs in Parkinson's disease is often much more distressing to the patient देन आर द सिम्टम्स ऑफ मसल रिजिडिटी एंड ट्रेमर। क्यों ये इतना डिस्ट्रेसिंग है, बिकॉज टू परफॉर्म इवन द सिंपलेस्ट मूवमेंट इन सिवियर पार्किंसनिज्म द पर्सन मस्ट एक्सर्ट द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी कॉज क्या है कि वो कह रहे हैं कि डोपामीन सिक्रेटेड इन द लिम्बिक सिस्टम स्पेशली इन द न्यूक्लियस एकम्बन्स इज ऑफन डिक्रीज अलॉन्ग विद इट्स डिक्रीज इन द बेसल गैंग्लिया। एक तो बेसल गैंग्लिया में तो वो कम हुआ ही है, उसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन लिम्बिक सिस्टम के एक न्यूक्लियस एकम्बन्स में भी जा रहा होता है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट करने की एक साइकिक ड्राइव होती है ना, एक साइकिक सिग्नल आता है कि अब मैं ये मूवमेंट करूँगा, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक अनीजिया होता है। उसके बाद है मैन ऑफ 45 ईयर्स रिसीव अ गन शॉट ऑन हिज बैक, ही डेवलप राइट साइडेड हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। भी हेमी सेक्शन उन्होंने बता दिया, और हेमी सेक्शन क्या होता है, ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम। तो इसमें आपने उसकी जो है वो फीचर्स लिखने हैं, बिलो अबव और एट द लेवल ऑफ लीजन। तो इसका आंसर जो है वो आपने बुक से देख लेना, बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद है अ बॉक्सर एट द एज ऑफ 45 वाज डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने डायग्नोसिस खुद ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है अ 60-year-old man develops tremors in his hands and finger which become pronounced as he reaches for a glass of water or pointed towards an object। ठीक है, अब ये इंटेंशनल ट्रमर है। ही हैज़ डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग हिज बैलेंस, तो ये सेरिबेलर लीजन है, ठीक है। और इसकी भी जो फीचर्स हैं और जो सारा कुछ है वो हम पहले कर चुके हैं, दैट्स वाई मैं इसको दोबारा नहीं रिपीट कर रही। उसके बाद है मिस्टर जे of 58 years age with resting tremors of hand and limbs consulted with family doctor on examination he was found to have rigidity of limbs and expressionless face। इसको भी पार्किंसंस डिजीज़ है और इसकी भी वही कॉजेज होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं और ट्रीटमेंट भी वही होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, वैसे सिनेरियोस खत्म हो गए हैं, ये रह गया तो हम ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द स्पीच एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज ब्रोकास एरिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें आप जो है वो रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और आप रीडिंग कर भी रहे हैं तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते कि लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकास एरिया इज अ स्पीच एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये एरिया 44 और 45 होता है। डिसलेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड फ्लुएंटली एंड विद एक्यूरेट कॉम्प्रीहेंशन डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। इट इज अ learning disability. It includes reading problems, spelling problems, speech problems, and dysgraphia that makes a person difficult to master handwriting. So that's all about the scenarios. मैंने इसमें आपको बताया कौन कौन से स्ट्रोक का एक दो बार आया है, पार्किंसंस का सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, और सेरिबेलर लीजन का आया हुआ है, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ का आया नहीं है बट आ सकता है, उसकी मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया था। उसके अलावा क्लूवर बुची सिंड्रोम भी आ सकता है। तो ये सिनेरियोज जो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम, तो ये 2-3 सिनेरियोज हैं जिनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, पेपर में इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।